में आ रहा हूँ, तो ये पूरे कोर्स में एक अपडेट है, क्योंकि जो लोग पहले की वीडियोस देख रहे हैं उनके मन में ये ख्याल आ सकता है कि आज मेरे को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आज हमें क्या लगता है मार्केट कहाँ पर है। तो दो चीजें सीखने को मिलेंगी, एक आज क्या 2019 सितंबर में कैसे हम सोच रहे हैं, और दूसरा आपको शायद ये सीखने को मिलेगा कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में चीजें शायद 2-3 साल में इतनी चेंज नहीं होती। तो जब भी कोई मुझे क्वेश्चन पूछता है कि मुझे आज कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से उसको कोर्स का डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क के बारे में चीजें याद आनी चाहिए, क्योंकि हमने उसमें एक फ्रेमवर्क बनाया था और हमने बोला था जब भी कोई आपसे पूछे कि आज क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए फॉर व्हाट। उसमें हमने बात करी थी अगर तो ये गिफ्ट के लिए है, मतलब किसी के पैदा होने पे गिफ्ट करना है, किसी की शादी पे गिफ्ट करना है, तो हमने इसमें बोला था इसमें सिर्फ निफ्टी होना चाहिए, ओनली निफ्टी होना चाहिए। फिर हमने बोला था ओनली सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे, और क्या चेक करना है, ई और ईजीआर दोनों चेक करने। अगर दोनों हाई होते तो हम इन्वेस्टमेंट या गिफ्ट नहीं देते, दोनों लो होते या एक हाई और एक लो होता तो भी हम गिफ्ट दे देते। तो ये आंसर करता है कि आज मेरे को गिफ्ट के हिसाब से कैसे सोचना चाहिए, क्योंकि आज की पी जो है वो थोड़ी हाई है और अर्निंग ग्रोथ रेट काफी लो है। अगर आप चेक करें 2019 में तो 14, 15, 16 से अर्निंग हमेशा लो ही रही। दूसरा हो सकता है कि मैं अपने इंपॉर्टेंट गोल्स के बारे में कैसे सोचूं। जब हम इंपॉर्टेंट गोल्स बोलते हैं तो उसमें हमने बेसिकली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। लेस देन 5 इयर्स के अंदर जो आ रहे हैं, 5 to 10 इयर्स के अंदर जो हमारे गोल्स हैं, और 10 साल से बाद जो इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उनके लिए भी बात की थी। और हमने बोला था जो भी चीज 5 इयर्स के अंदर है वो पैसा तो हमको डेट में पार करना स्टार्ट कर देना चाहिए, इधर एसआईपी के थ्रू हर महीने अपनी सेविंग से बचा के डालते जाना चाहिए, क्योंकि वो पैसा मुझे कभी भी चाहिए हो सकता है। 5 साल के अंदर है, उसके लिए स्टॉक मार्केट बहुत सेफ जगह नहीं है, या फिर आज मेरे पास लमसम हो तो मैं उसको आज ही पार कर दूंगा। डेट फंड हमने बात की है कि एक डाइवर्सिफाइड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में कैसे पार करना चाहिए, एट द एंड ऑफ द कोर्स हमने ये बात की है। 5 to 10 इयर्स के जो गोल्स हैं वो बेसिकली हमारे होने चाहिए बैलेंस करके। तो उसमें हमने कुछ पार्ट डेट और कुछ पार्ट इक्विटी कर देंगे। यानी अगर मुझे 30 लाख रुपए चाहिए 8 साल बाद, तो मैं 15 लाख इक्विटी से एसआईपी से पूरा करने की कोशिश करूंगा, और बाकी 15 लाख में डेट में वन टाइम करके या डेट में एसआईपी करके पूरा करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई चीज 10 साल बाद दूर है, तो इसमें हमने बोला था क्योंकि इंपॉर्टेंट गोल है 10 साल दूर है, तो ओनली निफ्टी, क्योंकि इंपॉर्टेंट गोल है, ओनली सिप। और हमने बोला था स्टार्ट कब करना है, आज, वेट नहीं करना है, चेक नथिंग, हम कुछ भी चेक नहीं कर रहे, क्योंकि सिप कर रहे हैं, गिर भी जाती है तो फर्क नहीं पड़ता। और हमने बोला था कीप मॉनिटरिंग। कीप मॉनिटरिंग का मतलब हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरे को पता है कि मैं 10,000 रुपीज हर महीने इन्वेस्ट करूंगा फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स, तो मेरा 25 लाख 27 लाख रुपए बन जाएगा। और अगर बीच में ही मेरा गोल अचीव हो जाता है 7th 8th ईयर में, या मुझे लगता है अगर मैं निकाल के भी बैंक में रख दूं तो भी गोल अचीव हो जाएगा, तो हम पैसा निकाल लेंगे। ये हमने फ्रेमवर्क में बात की हुई है। अगर ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता तो आप बोलते हैं वरुण मैंने अपने इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए सिप कर ली, गिफ्ट वाला अमाउंट भी अलग कर लिया, उसके अलावा मेरे पास पैसा है जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। उसके लिए हमने बोला था क्या चीजें चेक करते हैं, एक पी चेक करनी है, अर्निंग ग्रोथ रेट चेक करनी है, और डाउ चेक करना है। अब इसमें हमने डाउ थ्योरी में हमने बोला था वो तब चेक करते हैं जब पी और ईजीआर हमको क्लियर सिग्नल ला दे। तो आज अगर आप पी देखेंगे तो थोड़ी सी हाई चल रही है 27 28 पे। अर्निंग ग्रोथ रेट देखेंगे तो अर्निंग ग्रोथ रेट जो है वो बेसिकली काफी ज्यादा लो चल रहा है। तो हमने बोला दोनों लो हुए नहीं, दोनों लो होते तो हम डेफिनेटली बाय कर लेते। अब क्योंकि दोनों लो नहीं है तो हमको डाउ थ्योरी की तरफ जाना पड़ेगा। अब अगर आप डाउ थ्योरी का चार्ट खोलें और वीकली चार्ट देखें तो आपको पता लगेगा कि ये रीसेंट टॉप है, ये रीसेंट सिग्निफिकेंट टॉप है, बाकी जो छोटे छोटे टॉप हैं सिग्निफिकेंट नहीं है, और ये रीसेंट बॉटम। तो जो मार्केट में है अभी सालों से 2012 से जो पहले कोर्स कर चुके हैं और मार्केट के अंदर है, तो वो सोच रहे हैं हम सेल कब करें। तो उनके लिए सेल करने का डिसीजन तभी है जब प्राइस इस रीसेंट बॉटम के नीचे जाएगा, और तब वो पी चेक करके डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन केस में। जो मार्केट के बाहर है, अब उनके मन में चल रहा है मैं आज इन्वेस्ट कर दूं क्या, तो इसको देखने के दो तरीके हो सकते हैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक तरीका है अगर मैं बाहर हूं और प्राइस रीसेंट टॉप से ऊपर नहीं गया तो वेट कर लेता हूं, हो सकता है मार्केट गिरते 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 पी और अर्निंग जो है दोनों बहुत नीचे आ जाए और तब इन्वेस्ट कर लूं। या फिर मैं तब इन्वेस्ट करूं जब प्राइस रीसेंट टॉप से ऊपर जाए, और तब मैं पी रेशियो देख के डिसाइड करूंगा कि मैं कितना बाय करूं। अब दोनों में से तरीका कोई गलत नहीं है, बट अगर मैं होता तो क्या करने की कोशिश करता, मैं शायद ऐसा नहीं बोलता कि पूरा डेट में रख लो, मैं कुछ इन्वेस्ट करना स्टार्ट पक्का कर देता। अब उसके रीजंस क्या हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत लोग हो सकते हैं जो ये सोचें कि जब P27 28 है तो हम क्यों बोल रहे हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो उनमें से आता हूं जो शायद ये बोले कि आज अगर 100 रुपीज है उसमें से 35 या 50% भी शायद आपको इन्वेस्ट वन टाइम कर देना चाहिए और बाकी 50% आपको डेट में पार करना चाहिए। तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ऐसा कंफ्यूजन क्यों देने की कोशिश, क्यों कंक्लूड कर रहा हूं वो समझते हैं। तो मार्केट महंगी है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका जो बहुत लोग यूज करते हैं वो पी बाई है, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा। दूसरा हो सकता है अर्निंग ग्रोथ रेट, और हमने बोला था पी बाई अकेले देखने में प्रॉब्लम होती है, मिसलीड करता है। क्या मिसलीड करता है, जिस साल रिसेशन चल रहा है उस साल कंपनियों की अर्निंग क्या चल रही है, बहुत लो, एनपीए चल रहे हैं तो अर्निंग बहुत लो है, बट जैसे अगले साल एनपीए ठीक होंगे तो कई कंपनियों के प्रॉफिट एकदम से तेजी से शायद बढ़ सकते हैं। तो आपको सिर्फ पी देख के मिसलीड हो सकते हैं, इसलिए हम क्या देखते थे, अर्निंग ग्रोथ रेट। अब अगर आज हम देखें तो पी थोड़ी हाई चल रही है, अर्निंग ग्रोथ रेट लो चल रही है, तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते मार्केट हॉरिबली एक्सपेंसिव है या चीप है, बिकॉज दोनों लो होते तो चीप, दोनों हाई होते तो एक्सपेंसिव, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है कि अर्निंग बढ़ सकती है। अब जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हम आगे और देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक और पैरामीटर है जिसका नाम है प्राइस बाय बुक वैल्यू, और दूसरा पैरामीटर है जिसका नाम है मार्केट कैप बाय जीडीपी। तो ये दोनों पैरामीटर समझते हैं। तो प्राइस बाय बुक वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या है एक बार वो देखते हैं। हमने इंडिविजुअल स्टॉक के टॉपिक में इसको डिस्कस किया है, बट मैं इसको अलग तरीके से इस जगह पे समझा रहा हूं। बुक वैल्यू का मतलब कि कंपनी के बुक्स पे, बैलेंस शीट पे सारे एसेट्स को अगर मैं काउंट करूं और प्लस करूं माइनस सारी लायबिलिटीज को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो बचता है वो मेरी कंपनी की नेटवर्थ है बुक्स के हिसाब से। तो इसको बोलते हैं बुक वैल्यू ऑफ अ कंपनी। कंपनी अगर आज बंद कर दी जाए तो सारे एसेट बेच दिए जाएंगे, सारी लायबिलिटीज पूरी की जाएंगी, जो बचेगा दैट विल बी कॉल्ड एज बुक वैल्यू ऑफ अ कंपनी। अब
कंपनी को वैल्यू दो तरीके से किया जा सकता है, एक उसकी अर्निंग के हिसाब से हम प्राइस दे सकते हैं, जैसे पी रेशो बोलते हैं, 1 रुपए की हमने 20 दे रहे हैं, 1 रुपए की आजकल से 27-28 दे रहे हैं, या एक बुक वैल्यू के हिसाब से भी हो सकता है। यानी कि मेरा जो प्राइस है वो मैं ये ना देखूं कंपनी कमाती कितना है, क्योंकि हो सकता है कुछ कंपनी है जिन्होंने बिजनेस अभी स्टार्ट ही नहीं किया, अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो अर्निंग तो होती नहीं है, लेकिन उनके पास एसेट्स तो हैं, तो कंपनी को एसेट पे भी वैल्यू किया जा सकता है। ई के हिसाब से तो ये दिखता है कि मार्केट थोड़ी सी हाई लग रही है। अब प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से समझते हैं। अब बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों है? बुक वैल्यू ये बताती है कि हमारी कैपेसिटी टू बिल्ड कितनी है, यानी कि मेरे पास बहुत एसेट है, मशीनरी बहुत बड़ी है, लायबिलिटी कम है, तो मेरे पास एसेट तो बहुत ज्यादा है जिससे मैं बहुत प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो एसेट के हिसाब से कंपनी शायद इतनी महंगी ना हो, बट प्रॉब्लम ये है कि आज मेरी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो रही, तो मेरी अर्निंग्स रिलेटिवली बहुत कम है। उसका एग्जांपल ऑटोमोबाइल की समझते हैं आज के केस में। से समझिए मेरे पास एक फैक्ट्री है जो 100 कार्स मैन्युफैक्चर कर सकती है साल में, तो काफी बड़ी फैक्ट्री है। अब मैं एक है कि मैं ये सोचूं कि इस कंपनी को मैं खरीद रहा हूं और इसकी कैपेसिटी टू बिल्ड 100 कार्स इन ईयर है, तो उसके हिसाब से वैल्यू करूं। दूसरा सोचने का तरीका है, 100 कार्स की वैल्यू कैपेसिटी बनाने की तो है, लेकिन आज जो कंपनीज मार्केट में बिक रही हैं वो सिर्फ 50 कार्स ही बिक रही हैं। अब क्योंकि 50 कार्स ही बिक रही हैं तो फिक्स कॉस्ट तो मेरी ज्यादा ही पहले से, तो मेरा प्रॉफिट काफी कम हो गया। लेकिन जैसे ही मैं 100 कार्स बेचना स्टार्ट करूंगा तो नेक्स्ट 50 कार्स बेचने के लिए मेरी फिक्स कॉस्ट तो बढ़ी नहीं रही, तो सडनली मेरा प्रॉफिट क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। अब हमको ये देखना चाहिए कि अगर मार्केट बुक वैल्यू के हिसाब से भी महंगी चल रही है तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब शायद पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज हो चुकी है और बुक वैल्यू के हिसाब से भी मार्केट महंगी हो गई है। अब अगर और डिमांड आती भी है तो कंपनी को और कैपेक्स करना पड़ेगा, नया प्लांट लगाना पड़ेगा, तो शायद उसका प्रॉफिट तेजी से बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी प्रॉफिट आएगा वो रीइन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आज प्राइस का बुक वैल्यू कम है तो हो सकता है बुक के हिसाब से मार्केट सस्ती पर चल रही है, क्योंकि अभी कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज नहीं हुई। जैसे ही नए ऑर्डर आएंगे तो मेरे को कैपेक्स नहीं करना पड़ेगा, मेरा सारा प्रॉफिट की तरह आ जाएगा। तो अब प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से मार्केट महंगी है सस्ती, उसके लिए पहले तो हमें क्या करना है? आज की प्राइस बाय बुक वैल्यू कितनी चल रही है वो देखनी है। तो आज 2019 में सितंबर में प्राइस बाय बुक वैल्यू कितनी चल रही है वो निकालने के लिए मैं एनएससी की साइट पे जा रहा हूं, और एनएससी की साइट पे मैं अब यहां पे डेटा डाल रहा हूं प्राइस बाय बुक वैल्यू, और 2019 का डेटा चाहिए हमको आज तक का, तो से 1 सितंबर से लेके आज तक, विच इज 16 सितंबर 2019। तो 16 सितंबर 2019 जब मैंने सिलेक्ट किया और प्राइस बाय बुक वैल्यू गेट डेटा, यहाँ पे अब मेरे को आएगा कि आज प्राइस बाय बुक वैल्यू कितनी चल रही है। तो आज की प्राइस बाय बुक वैल्यू चल रही है 30 सितंबर जो लास्ट अपडेट हुआ है 3.36। तो ये 3.36 की प्राइस बाय बुक वैल्यू चल रही है, यानी बुक के हिसाब से लोग 3 गुना का प्राइस भर रहे हैं। अब कितना भरना चाहिए या पहले कितना भरते थे वो देखना बहुत जरूरी होगा। तो 2008 का जो पीक था, जो यूएस हाउसिंग क्राइसिस से पहले का पीक था, तो चेक कर लेते हैं उस टाइम पे क्या प्राइस बाय बुक वैल्यू होती थी। तो उस टाइम की प्राइस बाय बुक वैल्यू अगर बहुत हाई हो, इसका मतलब लोग अर्निंग के हिसाब से तो प्रीमियम दे ही रहे थे, क्योंकि उस टाइम पी रेशो 27-28 थी, और बुक के हिसाब से भी प्रीमियम दे रहे थे। तो वो देखते हैं कि वो प्राइस बाय बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट उस टाइम पे वैल्यूज क्या चल रही थी। तो मैं ले रहा हूं 2007 से अक्टूबर से, और इसको 2008 तक ले जाते हैं, से सितंबर तक ले जाते हैं और गेट डेटा। तो 2008 जनवरी में मार्केट काफी पीक पे आ गई थी, तो उस टाइम अगर आप देखें तो अक्टूबर 2007 में 5.41 चल रही थी, फिर 6 भी क्रॉस करी, और यहाँ पे अगर देखना स्टार्ट करें तो 6.18 आ गई है। जनवरी में सबसे हाईएस्ट होगी तो वो चेक कर लेते हैं। तो जनवरी में अगर आप देखें तो प्राइस बाय बुक वैल्यू 6.55 भी आ गया है, तो ये 6.55 थी। मतलब उस टाइम पे जो मार्केट 2008 में महंगी थी, अर्निंग के हिसाब से महंगी थी क्योंकि उस टाइम की रेशो 28 चल रही थी, बट प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से भी मार्केट महंगी थी। अब इसका लोएस्ट कब गया था? तो 2008 अक्टूबर में जब लिमन क्राइसिस वगैरह हुआ, यूएस हाउसिंग क्राइसिस, तो प्राइस बाय बुक वैल्यू काफी नीचे गिर गई। उस टाइम पे भी क्या डाउट था? कैपेसिटी तो है लेकिन उसका क्या करें, अर्निंग तो है ही नहीं, तो लोगों ने बुक के हिसाब से डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया। तो अब अगर प्राइस बाय बुक वैल्यू देखें 2008 में, और ये पीरियड देखना चाहते हैं हम अक्टूबर 2008 का, तो वो चेक करते हैं। तो हियर इट इज 2008, और समझिए मैं यहाँ डाल देता हूँ सितंबर, और ये 8 कर लेते हैं, और इधर कर देंगे 2009। 2009 ये मेरे को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एक टाइम पे 1 साल से ज्यादा का डेटा नहीं दिखा था। अब मैंने जब प्राइस बाय बुक वैल्यू किया तो हमने देखना स्टार्ट किया कि जो बहुत हालत खराब हुई थी अक्टूबर 2008 में, उस टाइम पे प्राइस बाय बुक वैल्यू कितनी होती थी। तो ये अक्टूबर चल रहा है, यहाँ पे प्राइस बाय बुक वैल्यू 2.12 भी आ गई है, हियर इट इज 2.12 27 को। उसके बाद भी देख लेते हैं क्या उसके सस्ती हुई है, तो 2.12 के आसपास आपका चीपेस्ट प्राइस बाय बुक वैल्यू गई थी। ऐसा लिख लेते हैं इधर 2.12, यानी कि 6.5 हाईएस्ट पे गई थी और 2.1 जो है वो लोएस्ट पे गई थी, यानी कि 8.6 अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं और इसका एवरेज लेने के लिए अगर डिवाइड बाय 2 करूं तो 4.3 की प्राइस बाय बुक वैल्यू आती है। मैं ये नहीं बोल रहा इसका मतलब ये एवरेज होनी चाहिए, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आज का जो 3.36 है वो कहीं थोड़ा लोअर साइड पे चलने की कोई बात चल रही है। ये ऐसा नहीं है कि मार्केट बुक के हिसाब से महंगी है, तो मार्केट अर्निंग के हिसाब से डेफिनेटली महंगी है, बुक के हिसाब से नहीं। कैपेसिटी टू बिल्ड हमारी अच्छी है, अगर डिमांड आती है तो चीजें वापस ठीक हो जाएंगी। मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि डिमांड आएगी कि नहीं आएगी, उसके लिए हमको थोड़ा, मैं शायद यूट्यूब वीडियोस कहीं डालूंगा जहां पे हम समझाते हैं स्लो डाउन क्या होता है, उससे लड़ते कैसे हैं, क्या बाकी कंट्रीज ने कैसे उससे फाइट किया, वो एक अलग क्वेश्चन है। बट मार्केट प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से उतनी महंगी नहीं है जितनी 2007 2008 में होती थी।
दूसरा एक और तरीका देखने का कि मार्केट महंगी है कि नहीं, वो है मार्केट कैप बाय जीडीपी। अब मार्केट कैप बाय जीडीपी बेसिकली आपको क्या बताता है कि हमने बहुत जगहों पे पहली क्लास में बात की है कि जीडीपी जैसे जैसे बढ़ती है तभी स्टॉक मार्केट बढ़ सकती है। अब जीडीपी कितने से बढ़ती है? आजकल मान लेते हैं जीडीपी रियल टर्म्स में 6% से बढ़ रही है और 4-5% का मान लेते हैं इन्फ्लेशन चल रहा है। अगर 4-5% का इन्फ्लेशन चल रहा है तो इसका मतलब 11% या 10% से जीडीपी बढ़ रही है। अब अगर जीडीपी हर साल 10% से बढ़े और मार्केट कैप 20% से बढ़ जाए तो हम बोलते हैं मार्केट कैप अब जीडीपी से आगे निकल रही है और ये रेशियो 1 से शायद कभी कभी ऊपर चले जाती है। डेवलप्ड कंट्रीज में, अमेरिका जैसी कंट्रीज में देखा गया है कि 1.5 अगर मार्केट कैप बाय जीडीपी हो जाए तो इसको बहुत एक्सपेंसिव माना जाता है, स्टॉक मार्केट आगे निकल रही है। और अगर ये 0.5 हो जाए तो इसको बहुत चीप माना जाता है। अब इंडिया की मार्केट कैप बाय जीडीपी है कितनी अभी, पहले तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए हमको? पहले हमें चाहिए मार्केट कैप क्या चल रही है। ये मैंने बीएससी की साइट पे देखा और इधर लिखा है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ बीएससी लिस्टेड कंपनी, जितनी भी कंपनीज है बीएससी पे, क्योंकि मोस्टली जो एनएससी के लिस्टेड है वो बीएससी पे लिस्टेड ही है। तो मैंने बीएससी का ले लिया है जिसमें आ रहा है 142 लाख करोड़। तो मैंने लाख में कन्वर्ट कर दिया, करोड़ पूरा बोलने का, तो 142 लाख करोड़। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ मार्केट कैप आज हमारी है 142.42 लाख करोड़। अब दूसरा मेरे को क्या चाहिए? जीडीपी कितनी चल रही है। अब जीडीपी नंबर जनरली एस्टिमेट होता है कि पहले का डेटा, अभी आज का डेटा क्या चल रहा है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, वो अभी पता तो है नहीं, वो एस्टिमेट ही होती है। बट अगर हम एस्टिमेटेड नंबर देखें तो यहाँ पर हमको दिखेगा कि बेसिकली हमारी जो मार्केट कैप चल रही है या हमारा जो नंबर है वो कितना है, एक बार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ हमारे पास यहाँ पे डेटा पड़ा होगा, तो हियर इट इज। जीडीपी आज 2009 में जो एस्टिमेटेड नंबर है वो 2.97 है। अब आप 2.8 ले सकते हैं, 2.97 ले सकते हैं, तो मैं 2.97 लिख गया, 2.8 लिख गया। तो हियर इट इज 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स में, ट्रिलियन डॉलर्स। तो इसको अगर कन्वर्ट करना है मेरे को रुपये में तो इनटू 71.45 आज का एक्सचेंज रेट मैंने लगा दिया, तो कितने ट्रिलियन रुपीज में आ जाता है? कितने ट्रिलियन रुपीज में आ गया। अब अगर इतने ट्रिलियन रुपीज में ये आ गया है, अब मुझे इसको क्या करना है? करोड़ में वापस कन्वर्ट करना है। तो 1 ट्रिलियन जो होता है वो 1 लाख करोड़ होता है, तो 200 ट्रिलियन जो है वो 200 लाख करोड़ हो जाएगा। ये डेटा आप चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक्चुअली निकाला भी था कि अगर आप चेक करना चाहेंगे तो एक्सचेंज रेट है कि 1 ट्रिलियन कितना होता है, तो यहाँ पर आप देखना चाहें तो हियर इट इज 1 ट्रिलियन जो है वो 1 लाख करोड़ होता है, वो आप चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा था, इनकेस आपको कंफ्यूजन हो तो आप यूज कर सकते हैं उसको। तो आज की अगर मैं मार्केट कैप बाय जीडीपी देखूं तो मार्केट कैप बाय जीडीपी इज 142.42 डिवाइड बाय 200, तो मार्केट कैप बाय जीडीपी 0.71 के आसपास या 0.75 या 0.65 के आसपास होगी, एग्जैक्ट नंबर नहीं है हमारे पास, तो 0.711 के आसपास मार्केट कैप बाय जीडीपी चल रही है। अब क्या ये महंगी है इंडियन कंटेक्स्ट में? उसके लिए हम पहले का डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से मेरे पास एक बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल था, तो मैं वो आर्टिकल दिखाऊंगा आपको। तो हियर इट इज बिजनेस स्टैंडर्ड मार्केट कैप बाय जीडीपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसने समझाया है मार्केट कैप बाय जीडीपी क्या होती है, जिसको कई लोग वॉरेन बफेट इंडिकेटर बोलते हैं, क्योंकि उसने किसी एक सेशन में कहीं बोला था कि सिर्फ पी देखना, एक नंबर देखना गलत होगा। अगर आपको सिर्फ एक नंबर देखना है तो शायद मार्केट कैप बाय जीडीपी एक बेटर रिप्रेजेंटेशन है कि मार्केट महंगी है सस्ती, बट मेरे हिसाब से एक नंबर हमको नहीं देखना चाहिए, बट मार्केट कैप बाय जीडीपी देखते हैं। तो इसने कैलकुलेट करके बताई हुई है उस टाइम मार्केट कैप जीडीपी कितनी थी, ये 2018 अक्टूबर का डेटा है। बट मेरे को जो डेटा इंटरेस्टेड हूँ जिसमें, वो ये दिखा रहा है 2007 को मार्केट कैप बाय जीडीपी 146% यानी 1.46, और ये 2008 का क्राइसिस है 52% यानी 0.52 हो गई थी मार्केट कैप। ये 0.54 भी दिख रहा है, 63 दिख रहा है, 74 यानी मार्केट कैप बाय जीडीपी अगर आप देखें तो हॉरिबली महंगी तो नहीं। इससे फायदा क्या होता है वो समझते हैं। अगर मार्केट कैप बाय जीडीपी 1 होती और हमेशा बनी रहती तो मार्केट उतनी बढ़ती जितनी जीडीपी बढ़ रही है। अगर जीडीपी 11-12% से हर साल बढ़ रही है रियल प्लस इन्फ्लेशन से, तो मार्केट कैप को भी 11-12% से बढ़ना चाहिए, एक तरीका। लेकिन दूसरा आपको यह सोचना चाहिए कि अगर जीडीपी बढ़े 12% से और मार्केट कैप बाय जीडीपी 1.5 हो जाए तो आपको दो जगहों से फायदा होगा। कुछ जीडीपी बढ़ेगी और मार्केट कैप जीडीपी से कभी-कभी आगे बढ़ जाएगी, तो आपका रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो आज अगर हम 0.75 के हिसाब से भी सोचें और अगर गलती से मार्केट कैप बाय जीडीपी 1 भी होगी तो हमको कुछ फायदा होगा जीडीपी बढ़ने से और कुछ फायदा होगा मार्केट कैप बाय जीडीपी रेशियो बढ़ने से। तो यही जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं ये सोच के लंबे समय के इन्वेस्ट कर देते हैं और वेट करते हैं जीडीपी कब बढ़ती है और मार्केट कैप बाय जीडीपी रेशियो गुड टाइम्स में वापस ऊपर कब होती है। आई होप आपको ये समझ पड़ा होगा कि अगर आप आज सोच रहे हैं कि कैसे इन्वेस्ट करें तो ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी। और हमेशा 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद भी देखेंगे तो इन्वेस्टिंग की सबसे खास बात है कि बेंजामिन ग्राहम जो 1929 में बोल रहे थे वो आज भी एकदम ट्रू है। वैसे ही जो आज हम ये समझाने की कोशिश करें, ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आगे भी सेम ही रहेंगे। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली होगी आज के सिनेरियो को लेकर।